नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, ठीक है, जिसमें हम लोग डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। तो उसी सीरीज में मैं आपके आज फिर से 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ज़्यादातर आपके 30+ क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ, तो जिन बच्चों को भी हिंदी में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, मतलब जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सारे में ही आने वाले हैं, तो सबके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन का जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट है और आपका एक्ट वाला पार्ट है, तो उसकी क्लासेस भी हम लोग बीच में उसके एमसीक्यूज लाते रहेंगे। जैसे भी आपकी दीपावली आएगी तो उस टाइम पे मैं उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगी। इसके बाद एक टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, बच्चे कमेंट में भी बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो उसके क्वेश्चन भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करते रहेंगे, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन एक दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज हम लोग देखेंगे, ये रीजनिंग से आपका संबंधित है। यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, आप लोग जैसे देख सकते हैं 225, 289, 338, 374, फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, फिर है आपका 415। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें जब हम लोग अंतर देखेंगे तो ये अंतर कितना निकलेगा। इसको घटा लेते हैं, 8 में से 2 गए तो ये 6 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 64 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग 338 में से 289 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 है तो 18 में से जब 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका कितना बचा, 32, 32 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28, 29, 30, 31, 32, 4 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अंतर हो गया, 49। ठीक, इसके बाद जब 374 में से 338 ऐसे ही घटाएंगे तो 374 में से 338 पे हम लोग घटा के देख लेते हैं, 14 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे है 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगी, यहाँ पे बचा 36, फिर ऐसे घटाएंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे, तो ये कुछ सेकंड्स भर रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, ये कितना होता है 7 का स्क्वायर, ये कितना होता है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 5 का स्क्वायर, मतलब इतना अंतर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो इसमें जब 25 जोड़ देंगे तो 374 में 25 जोड़ेंगे तो इसको जोड़ देते हैं, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 7 और 2 9 और 3, तो यहाँ पे 399 ये आएगी संख्या। ठीक है, फिर इसको भी करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 आया, 7 आया, 6 आया, फिर 5 आया, इसके बाद कितना आना चाहिए, 4 का स्क्वायर, तो 415 में से जब हम लोग 399 घटाएंगे तब कितने बचेंगे, 15 में से 6 जब जाएंगे, सॉरी 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। इसके बाद यहाँ पे आपको बचा 40, 16, तो यहाँ पे 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो पूरा सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये संख्या सही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 399 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला, ए दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और 50 मीटर तक चलता है, तो दक्षिण किधर होता है, हम लोग दक्षिण की ओर इसको चला देते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे आपकी जो डायरेक्शन होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग चलाएंगे, तो ये जो है दक्षिण की ओर, मतलब नीचे इधर चलना स्टार्ट करता है, कितना चलता है, 50 मीटर। ठीक है, ये एक कोई व्यक्ति है जो भी 50 मीटर चला, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, फिर वो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है और वह एक बार फिर दाएं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, और फिर यहाँ दाईं मीटर
चलेगा। तो ये इतना तो 50 है, आप लोग देख सकते ये 50 है तो इसके सामने भी 50 होगा, तो 50 ऊपर हो जाएगा, मतलब टोटल ये कितना है 100। और यही बोला है 100 मीटर चलता है। इसके बाद है बोल रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है 30 मीटर, तो यहाँ फिर से 30 मीटर चलेगा, मतलब ये वाली डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना, क्योंकि ये भी 30 है। ठीक, अब पूछ क्या रहे, तो यहाँ पे ये पहुंचा, यहाँ पे ये था, ठीक है। तो ये वाली जो जगह है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो ये प्रारंभ से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब कितनी दूर पूछा गया है तो दूर का क्या करेंगे, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे है आपका, प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे दिया गया है, ये ए यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये पहुंचा है, तो ये पूरी 100 मीटर, ये 50 है, तो ये कितनी बची 50 मीटर, ठीक है। तो ये 50 मीटर हो गया, ठीक है। तो 50 तो एक आपका आंसर आ गया। दूसरा पूछा है कि किस दिशा में है, मतलब यहाँ जहाँ से चला था वहां से कौन सी दिशा में है ये, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ ये दिशा है, ऊपर कौन सी दिशा होती है पूरब, सॉरी उत्तर दिशा हो जाएगी। तो ए जो है 50 मीटर चला और कहाँ पे उत्तर की ओर चला, ठीक है। समझ में आ गया, तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, मतलब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, आपको भिन्न बताना है कौन सा भिन्न है। तो तूफान है आपका, भूकंप है, विस्फोट है, या फिर बाढ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भिन्न बताना है, तो तूफान है, भूकंप, विस्फोट और बाढ़, ये आपके जल से संबंधित होता है बाढ़। इसके अलावा ये सारी किससे हैं कि जो स्थलीय, मतलब स्थल से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित होता है तूफान, भूकंप, विस्फोट, ठीक है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी रीजनिंग में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी करवाए हुए भी हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद ही करने चाहिए, मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों के डाउट आ जाते हैं कि ये रीजनिंग के क्वेश्चन उन्हें नहीं आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जो इसका और इसका संबंध है वही आपको संबंध चौथे का निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मैंने बताया कि ए बी सी डी आप लिख लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इतना लिख के फिर जैसे अगर नंबर, क्योंकि यहाँ पे अंक का ही पूछा गया है तो हम लोग नंबर नहीं लिखेंगे, अगर नंबर का कुछ ऐसा सीक्वेंस आता है तो आप लोग यहाँ पे नंबर लिख लेंगे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एफ के बाद क्या आया है यू, मतलब एफ को किससे डिनोट किया गया यू से, और के को किया गया है पी है, इसके बाद है पी है आपका वो के है, इसके बाद है यू जो है वो एफ है। तो यहाँ पे संबंध हम लोग ढूंढेंगे, देखो ऐसे तो एफ का यू है यहाँ पे एम तक क्यों लिखते हैं, क्योंकि 26 पूरे नंबर होते हैं, तो आधा ऊपर लिखते हैं, आधा फिर नीचे रिवर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो एफ का यू हो गया। इसके बाद के का पी है, देखो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं के का है जो पी दिया गया है, ठीक है। तो के का यहाँ पे पी है, इसके बाद पी का के, तो ये ऐसे संबंधित हो गया, यू का एफ। तो इसी प्रकार से हम लोगों को जेड डी, सॉरी जेड डी नहीं, आपके यहाँ पे दिए गए हैं सी एच दिया गया है, सी एच और एम आर। तो सी के अपोजिट कौन सा है एक्स है, ठीक है। एच के अपोजिट हम लोग देखेंगे यस है, इसके बाद एम के अपोजिट क्या है एन है, ठीक है, ये एन है, आप लोग यहाँ पे देखना। आर के अपोजिट क्या है यहाँ पे आई, तो ये क्या बन गया एक्स एस एन और आई। तो ये कहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन, ये आपका ये दिया गया है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिर से एक फिगर दिया गया है, इसमें क्या पूछ रहा है कि चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इस चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी है। एक तो ये आपकी हो गई, एक हो गई, ठीक है, एक ये वाली होगी, दो हो गई, एक ये हो गई, तीन, ठीक है, एक ये हो गई, चार, और ये वाली भी संख्याएं हो गई, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये जो इधर से जाएगी 13। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पूरी सीधी सीधी रेखाएं निकालेंगे, तो यहाँ पे 13 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस पे होते हैं, आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ कह रहे हैं किसी कूट भाषा में ऑलवेज क्रिएट आइडिया, क्या लिखा गया, ऑलवेज क्रिएट आइडिया, इसको क्या लिखा गया है, GI और BA, और क्या लिखा है, SHA। मतलब ऑलवेज क्रिएट आइडिया का मतलब है GIBASHA। फिर दिया गया न्यू आइडिया, न्यू थॉट्स। अब यहाँ पे आइडिया लिख लेंगे, न्यू और थॉट्स, ठीक है। तो इसको कितना बोला गया, MARI और GI, ठीक है। फिर बोला है आइडिया न्यू सोल्यूशन को ये लिखा गया है, तो आइडिया न्यू सोल्यूशन लिख लेंगे, आइडिया न्यू सोल्यूशन, ठीक। इसको क्या लिखा गया है, RI, GI और 2। तो यहाँ पूछा गया है तो क्रिएट न्यू सोल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पे ऑलवेज क्रिएट आइडिया, आइडिया न्यू थॉट्स, तो यहाँ पे आइडिया है आपका और यहाँ भी आइडिया है, ठीक है। और कोई चीज़ कॉमन है नहीं है ना, ऑलवेज है, क्रिएट न्यू थॉट्स। अब तो इन दोनों के सामने वाली जो संख्याएं दी गई उसमें देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पे GI आपका कॉमन है, यहाँ भी GI, तो मतलब आइडिया का क्या मतलब हो गया, GI, ठीक है। तो एक तो हमें पता चल गया आइडिया, इसके सारे ही निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग अब ये नीचे वाले दो देखेंगे, मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आइडिया का तो हम लोगों को पता चल गया GI, तो आइडिया यहाँ से हट जाएगा। अब इनमें देखो, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू है, ये न्यू है, ये न्यू है। अब GI तो पहले ही निकल गया है, तो GI को पहले ही कट कर देंगे क्योंकि GI तो आइडिया का हो गया है ना। अब देखेंगे उसके अलावा क्या कॉमन है, RI कॉमन है, RI। तो जो आपका न्यू हो गया, न्यू किससे डिनोट किया गया, RI से, ठीक है। न्यू हो गया। अब हम लोगों को सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, और यहाँ से क्रिएट निकालना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, यहाँ पे एक ही बचा, आइडिया भी चला गया, न्यू भी चला गया, अब सोल्यूशन ही बचा है। तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो गया आपका, 2 हो गया। सोल्यूशन को TO से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन हो गया, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे दिया क्रिएट न्यू सोल्यूशन, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन का 2 हो गया, सोल्यूशन बाद में दिया, न्यू का क्या है, RI, ठीक है। तो RI और 2 कहाँ पे दिया गया है, इसके देखेंगे ऑलवेज यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बचा है, BA बचा है आपका, SHA बचा है, ठीक है। तो SHA क्रिएट का क्या हो जाएगा आपका, SHA, क्योंकि ये पहले है तो पहला वाला ये बचा है, ये दूसरा है, तो BA आपका हो जाएगा। तो जो क्रिएट का मतलब हो गया BA, न्यू का मतलब हो गया RI, और इसके बाद जो आपका है क्या है, सोल्यूशन, उसका क्या मतलब हो गया, TO। तो उसके हिसाब से C आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ में आ गया, जैसे पहले ऑलवेज लिखा है तो यहाँ पे पहला कौन सा है, GI तो पहले निकल गया है तो BA हो गया, फिर क्रिएट है तो उसका SHA हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रिएट का मतलब BA भी हो सकता है और क्रिएट का मतलब SA भी हो सकता है। तो हम लोग जब निकालेंगे अगर क्रिएट का मतलब SHA तो SHA फिर RI और फिर 2 होगा। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे आंसर दिया नहीं गया है तो ये वाला नहीं होगा, आपका C आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको निकाल लेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक पूरा ग्रुप दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, PQRST और U एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक कोई वृत्ताकार केंद्र है। ठीक है, अब ये सारे मुंह करके बैठे हैं। कैसे कैसे बैठे हैं यहाँ पे बताया गया है। RT के बाई से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो R को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, R T के बाईं ओर, तो मतलब T यहाँ पे होगा, दूसरे ये पहले स्थान पे और कोई बैठा होगा, फिर दूसरे स्थान पे आपका R बैठा है। ठीक है, ये वाला हो गया। इसके P T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब P ना इधर इसका पड़ोसी नहीं है, मतलब P और कहीं हो जाएगा, उसको कहीं इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है TS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब TS के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे S को ले लेते हैं, बाईं ओर बैठा है, क्योंकि यहाँ पे पहला और कोई होगा, T दूसरे स्थान पे हो गया। ठीक है, ये वाला करेक्ट हो गया। इसके बाद U T और R के मध्य में बैठा है। U जो है आपका, T और R यहाँ पे है तो U यहाँ बैठा है। ठीक है, ये U है। इसके बाद बोल रहा है, अब पूछ क्या रहे हैं, तो सारे हो गए हैं, P Q बचा है तो Q को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि Q ही बचा है, बाकी सब तो बैठ ही गए। ठीक है, तो Q के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो Q के एकदम दाईं ओर, तो Q के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं S बैठा है। ठीक है, तो D आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे भी दिया गया है, ये दिया गया, ये दिया, फिर इसमें बताना है, मतलब इन दोनों का सीक्वेंस आपको निकालना है, फिर तीसरे में बताना है कि क्या चीज़ फॉलो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये 10 दिया गया, 6 दिया गया है, तो 10 इंटू 6 करेंगे और बटे 2, तो ये 60 बटे 2 बराबर 30। ठीक है, तो ये 30 यहाँ निकल आया। इसी प्रकार से यहाँ पे 14 इंटू 13 बटे 2 करेंगे, तो इसको जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, और बटे 2 करेंगे, इसको कट करेंगे तो 91 आएगा, जो यहाँ पे दिया गया है। तो यही सीक्वेंस हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे x मान लेते हैं इंटू 12 और बटे 2, और कितना दिया गया 96। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12x, 2 इधर बटे में है तो इधर कहाँ इंटू में चला जाएगा। ठीक है, x बराबर निकालेंगे 96 इंटू 2 और बटे 12, 2 छंग 12 और 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 छचरंग 36, मतलब x बराबर आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 16 कहाँ दिया गया, C ऑप्शन में आपका 16 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल है इसी प्रकार से, जैसे अभी हम लोग ने PQ वाला करा था कि ऐसे बैठे हुए हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे सारे दिए गए हैं। निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए 5 लड़कों ABCDE तथा 4 लड़कियों PQRS में 5 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की टीम का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट दिए हैं उनको पढ़ के हम लोग उसी हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे। A और S को एक साथ रखना है, A और S को एक साथ रखना है। ठीक है, और R जो है, R को B के साथ नहीं रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ABCD और ये लड़के हैं, लड़कियाँ क्या है PQRS। ठीक है, 4, तो A और S को साथ में रखना है, मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे। इसके बाद है क्या बोल रहे, R को B के साथ नहीं रखना है, मतलब जो R को B के साथ नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद D एंड Q
एक साथ नहीं रख सकते हैं, डी और क्यू को भी एक साथ नहीं रखेंगे, डी क्यू एक साथ में नहीं होंगे, और आपके आर और बी एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद है सी और ई को एक साथ रखना है। अब सी जो है और ई, मतलब ये दोनों लड़के लड़के ही है, इनको एक साथ रखना है, सी और ई, ठीक है। इसके बाद पी आर के साथ नहीं रखा जा सकता है, पी को आर के साथ नहीं रखा जा सकता है, पी और आर साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, यदि टीम के 2 सदस्य लड़के हो तो टीम में कौन कौन शामिल होगा, मतलब टीम के 2 सदस्य लड़के हो तो टीम में कौन कौन शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 सदस्य लड़के, पी और आर रहेंगे नहीं, ठीक है। तो जो आपके पी और डी क्यू भी नहीं रहेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2 लड़के हो जाएंगे, ए और बी लड़के हो गए, इसके बाद आपका एस लड़की हो गई, और पी और क्यू, पी और क्यू क्या हो गया, पी लड़की हो गई और क्यू भी लड़की हो गई। यहाँ पे केवल 2 लड़कों की बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इनको साथ में रखना नहीं है, ये भी देखना है, जो सारे पॉइंट दिए गए हैं, और किन किन को साथ में रख सकते हैं वो भी हम लोगों को देखना है। तो ए और एस साथ में रह सकते हैं। इसके बाद है आपका, तो ए और एस यहाँ पे साथ में है, और इसमें है नहीं तो ये पहले कट जाएगा। इसके बाद है डी और क्यू, तो डी और क्यू यहाँ पे है, इनको भी नहीं रख सकते, ये भी कट गया। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, उससे आपका आराम से हो जाएगा। अब देखो आर और बी को साथ में नहीं रख सकते, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ चित्र हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने यूथ कंपटीशन की जो बुक की क्वेश्चन की है वहाँ भी काफ़ी है। तो इसको जब सीक्वेंस में पूरा लगाएंगे तो आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है आपके बिल्कुल प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, तो आप जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें सही हो जाएंगी। अब यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो जो बच्चे आईसीटी को लेके थोड़ा सा नर्वस रहते हैं वो लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, खाली स्थान दिया गया है का उपयोग कैसे मेमोरी को कार्यान्वित करने में होता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैसे मेमोरी को कार्यान्वित करती है, रोम है, ऑप्टिकल फाइबर है, या फिर रैम है, या फिर मैग्नेटिक टेप। तो जो आपकी रैम है, ठीक है, रैम क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जो कैसे मेमोरी को कार्यान्वित करती है। क्योंकि जैसे कैसे मेमोरी क्या होती है आपकी, कैसे मेमोरी होती है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा उससे रिलेटेड ही चीज़ें दिखाने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, कैसे मेमोरी की वजह से ही होता है, ठीक है। और ये काम कौन करता है, रैम ये सारी वर्किंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे आपको वेब सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, याहू है, बिंग है, गूगल है, फेसबुक। तो यहाँ पे ये आसान ही है, फेसबुक आपका सोशल मीडिया है, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको आसानी से ये पता होगा। इसके बाद है, फायरवॉल का डिजाइन अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया गया है, ये किसमें कार्यान्वित की जाती है। फायरवॉल किसके लिए की जाती है, जो आपके वायरस वगैरह है वो ना आए, उसके लिए फायरवॉल का उपयोग करते हैं। तो ये केवल हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में होता है, या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में, अथवा सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के संयोजन में, या फिर सॉफ्टवेयर केवल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वह यंत्र जो कि डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं, ये पैकेट बोलते हैं, ये मॉडम बोलते हैं, एम्यूलेटर बोलते हैं, या स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिजिटल सिग्नल को आपका एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको बोला जाता है मॉडम। आपने देखा पहले जो नेट वगैरह लगते थे उसमें मॉडम का यूज
होता था, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल जो होता है उसको एनालॉग सिग्नल में चेंज करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ब्राउजर के लिए है, मतलब यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो आपको बताना है। तो ब्राउजर किसके लिए यूज होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। वेबसाइट पर जाने, सॉफ्टवेयर, मतलब ब्राउजर यहाँ पे जो खाली स्थान है वो भरने हैं आपको। वेब साइट पर जाने या फिर हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का तो कोई काम नहीं है ब्राउजर में। इसके बाद इंटरनेट कनेक्ट करने, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर वाला तो होगा नहीं। वेब पेज बनाने और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। वेबसाइट पर जाने के लिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो ब्राउजर होता है, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे जाने, वेब पेज बनाने का काम कौन करता है, आपने पढ़ा होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट जो लिंक होता है वो वेब पेज बनाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपको मैंने करवाई भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। और प्लीज़ क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें और बताया करें। इसके बाद है वाईफाई का अर्थ क्या है, वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो वाईफाई का वायरलेस फाइबर होता है, वायर्ड फिडेलिटी है, या फिर वायरलेस फिडेलिटी, या फिर वायर्ड फाइबर। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बोले छात्रों की एक कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आप कोई क्लासरूम के लिए उनका रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है। यहाँ पे देखो MS ऑफिस से क्वेश्चन आया है, जो आपका टॉपिक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, MS ऑफिस तो पूरा पैकेज ही होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। MS एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर वर्ड, तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, एक्सेल में। जितने भी नंबर्स वगैरह की चीज़ें होती हैं वो एक्सेल में अच्छी तरीके से हो पाती हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या पूछा है, किसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के निम्नलिखित में किस एक्शन को एनिमेशन कहा जाएगा। स्लाइड का फेड होना, मतलब जो स्लाइड आपकी है, फेड मतलब धुंधली धुंधली दिखना। टेक्स्ट बॉक्स डालना, मतलब कोई आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, उसमें आप टेक्स्ट बॉक्स ऐसे या फिर ऐसा कुछ भी। ग्राफ डालना, कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं पावर पॉइंट में। मोशन पाथ विनिर्दिष्ट करना, मतलब स्पेसिफाई मोशन पाथ। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा, पहला और तीसरा, या फिर पहला और चौथा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर आपका है पहला और दूसरा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, टेक्स्ट डालना और इसके बाद ग्राफ डालना, ठीक है। तो ये दो सही है। उसके बाद स्लाइड का फेड होना या फिर मोशन पाथ विनिर्दिष्ट, ये नहीं होगा। तो एक्शन को एनिमेशन कहा जाएगा, जो आप टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है, प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन CPU एंड द यूजर। तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ, ऐसे आप इनपुट देंगे, ठीक है। तो ये CPU होता है, यहाँ पे आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है, आपकी AU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसी में होता है। फिर ये सारी प्रक्रिया करके क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। तो मतलब ये पर्सन है, उसने कोई इनपुट भेजा, फिर आपको आउटपुट मिल गया। आप सीधी सी एग्जांपल ऐसे समझते हैं, आपने यहाँ पे आलू डाला और फिर पूरी प्रक्रिया हुई बीच में, फिर आपको चिप्स मिल गए, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसको सीरियस नहीं लेना है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपने CPU में आलू डाला चिप्स मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन CPU एंड
यूजर, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। मतलब सीपीयू के अंदर जो भी प्रक्रिया है वो, मतलब जैसे पहले आपने 1 लिखा, प्लस लिखा 5, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है, पहले वो 1 को कोड करेगा, फिर प्लस को, फिर 5 को, नहीं तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले दिया गया उसको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग करेंगे कि आपके जो जीएस जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल रिलेटेड तो आएगा, इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इन सब से, तो वो इस प्रकार से ही पूछे जाएंगे आपके। तो यहाँ पे पूछा गया सलाल परियोजना किस नदी पे स्थित है? सतलज पे, रवि पे, या झेलम पे, या फिर चिनाव पे? तो यहाँ पे चिनाव पे जो है सलाल परियोजना स्थित है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस पे खाली स्थान दिया है की वजह से की बीमारी होती है। मतलब हेपेटाइटिस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो आपके हेपेटाइटिस की वजह से वायरस या यकृत होता है, मतलब वायरस होता है जो यकृत है। इसके बाद वायरस, गुर्दा, जीवाणु यकृत, जीवाणु क्षय रोग। तो वायरस, यकृत, ये आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना को हुई थी, मतलब कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1944 को, 24 अक्टूबर 1946 को, या फिर 24 अक्टूबर 1947? तो ये आपकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे कुछ युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है। भाग 10 वित्त, संपत्ति, संपदा और वाद, भाग 6 राज्य, भाग 5 संघ, या फिर भाग 8 संघ शासित प्रदेश? तो यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसको सार्क बोलते हैं, की स्थापना को में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद साथ हुई थी। मतलब कहाँ हुई थी और कितनी डेट को हुई थी, ये चीज पूछी गई है। तो 8 मार्च 1985 कोलंबो में, 9 जनवरी 1985 दिल्ली में, 8 दिसंबर 1985 ढाका, या फिर 8 फरवरी 1985 काठमांडू? तो ये आपकी हुई थी 8 दिसंबर 1985 ढाका में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये करंट से क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो करंट आया था, तो करंट भी आपको तैयार करना है, करंट के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन करंट का पूछा गया है। इसके बाद है ये देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति 1977 फिर खालिस्तान से संबंधित है। मतलब ये जो समिति है 1977 की, ये किससे संबंधित है? न्यायपालिका सुधार, पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंधों से, या फिर आरक्षण नीति से? तो ये आपकी पंचायती राज से अशोक मेहता समिति 1977 संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन जीएसटी ने वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए और वसूल किए जाने वाले करों को प्रतिस्थापित किया। जीएसटी से पहले केंद्र द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जा सकता है? क्रय कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो क्रय कर नहीं किया जा सकता है पहले, ठीक है, बाकी किए जा सकते हैं जीएसटी से पहले। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि जीएस का पार्ट ही अपने आप में बहुत अलग है, उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सब कुछ ही आपका आता है। ठीक है, इसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है? नाभिक, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका, द्रव, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो नाभिक है वो आपकी कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है। अब कुछ बच्चों का यहाँ पे प्रश्न होगा, अच्छा यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, ये वाले किए ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना शर्मा। ये देखो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, कल्पना चावला, राकेश शर्मा, राजेश शर्मा। तो पहले कौन थे आपके? राकेश शर्मा। ठीक है, इसके बाद है बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई? नासिक साजिश के मामले क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए 1909 में तिलक को फिर से 2 साल का कारावास हुआ।
1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। 1895 में तिलक ने भगवान गणपति की पूजा के लिए समर्पित त्योहार को बढ़ावा दिया। 1893 में तिलक ने शिवाजी महोत्सव को लोकप्रिय बनाया। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई थी। तो 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास दिया गया था। यहाँ पे आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है? कुरुनूल, मदुरै, श्रीकाकुलम या फिर नेल्लोर। तो ये जो नेल्लोर है इसको श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक के.डी. जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि। तो यहाँ पे सारे विकल्प सही हैं। या उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता थे। उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे आज के, 30+ ही है। यहाँ पे मैं ये बोल रही थी कुछ बच्चों का यहाँ पे होगा कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, तो आपके सारे इंग्लिश में है, जो ये जीके वाला पार्ट है। ठीक है, तो आप इसको आराम से गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी थोड़ी मेहनत आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे है कि मैं क्वेश्चन प्रीवियस से ढूंढ के लाती हूँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सुटेबल है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है वो कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई ज़रूर दें। इसके बाद आपको क्लास ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। लर्न टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।